नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि यह बात जरूर है कि यह वीडियो खास तौर से साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे आप यूजी की स्टूडेंट हो या आप पीजी की स्टूडेंट हो। अगर आप यूजी पीजी में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा, यह टॉपिक जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोपैथोलॉजी के ऊपर आधारित है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोपैथोलॉजी वैसे पीजी थर्ड सेमेस्टर साइकोपैथोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, और यह लगभग हर विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में, साइकोपैथोलॉजी में या एबनॉर्मल साइकोलॉजी में या बिहेवियरल डिसऑर्डर के पेपर में यह निश्चित रूप से टॉपिक रहता है। इसी पर मैं आपसे आज बात करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोपैथोलॉजी की हम बात करते हैं तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं या खंगालने की कोशिश करते हैं कि साइकोपैथोलॉजी की शुरुआत कब से हुई, और इसमें पूरे विश्व में, पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग देशों के मनोवैज्ञानिकों ने, समाज सुधारकों ने या और विषय विशेषज्ञों ने, विद्वानों ने किस तरीके से साइकोपैथोलॉजी के इतिहास को और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दिया। तो जब से शुरुआत होती है से लेकर के और आज तक, आज के समय तक इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किन किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, अन्य विशेषज्ञों के द्वारा किया गया, इसी पर हम लोग जांच पड़ताल करने वाले हैं, इसी को खंगालने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ आपको बताऊं, इससे पहले बता दूं कि जब हम साइकोपैथोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोपैथोलॉजी को ही अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसे हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के भी नाम से जानते हैं या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप अगर यूजी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे और खासतौर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होंगे तो निश्चित रूप से आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का पेपर पढ़ते होंगे। यदि आप सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी होंगे, यूजी सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी होंगे, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से भी आप इसे जानते होंगे। तो इसके कई सारे नाम हैं, लेकिन जो टॉपिक्स है वो एक ही होता है। तो आज एक बार पुनः मैं बता दूं, जो बात करने वाला हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोपैथोलॉजी, इसी को विस्तार से आज समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोपैथोलॉजी को समझने के लिए हमें शुरुआत से इसको जानने की जरूरत होगी, और इसीलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए किस्कर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1985 में साइकोपैथोलॉजी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए इसको 3 अलग अलग भागों में इन्होंने बांटा था। पहला जो भाग था, इसको इन्होंने एंशिएंट पीरियड से, यानी प्राचीन काल से लेकर के 1800 एडी के बीच में बांटते हैं, जबकि 1801 से लेकर के 1950 के बीच में दूसरा कालखंड है, जिसमें इस पीरियड में विश्व स्तर पर अलग अलग देशों के मनोवैज्ञानिकों का जो योगदान इसमें रहा है उसको इन्होंने इसमें रखने की कोशिश की है। जबकि तीसरा जो कालखंड है वह 1951 से लेकर के आज तक के बीच में आता है। अब हम सबसे पहला जो पीरियड है, जो एंशिएंट पीरियड से लेकर के, प्राचीन समय से लेकर के 1800 एडी के बीच में क्लासिफाई किस्कर ने किया है, तो उसकी बात करें। यानी इस ड्यूरेशन में साइकोपैथोलॉजी के इतिहास में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए या क्या क्रांतिकारी योगदान इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों के मनोवैज्ञानिकों ने, समाज सुधारकों ने या और विशेषज्ञों ने दिए, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे।
यानी बात कर रहे हैं एंशिएंट पीरियड से लेकर के 1800 एडी तक के बीच की। इसमें एक जो महत्वपूर्ण धारणा थी लोगों में कि जो किसी भी व्यक्ति के अंदर मनोवैज्ञानिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं, उसके पीछे आत्मा को लेकर के बहुत बड़ी वकालत की गई थी। और यह माना जाता था कि हमारे बीच, हमारे आसपास बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा दोनों होती है। जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, तो निश्चित रूप से उसके शरीर के अंदर बुरी आत्मा का प्रवेश हो जाता है और बुरी आत्मा के प्रवेश होने के कारण ही व्यक्ति के अंदर तमाम तरह की मनोवैज्ञानिक विकृतियों का उद्भव होता है, उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति में तमाम तरह की समस्याएं उसके व्यक्तित्व में, उसके जीवन में देखने को मिलती हैं, जो निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले अभिशाप के रूप में जाना जाता था या तमाम तरह के दंड के रूप में इसको एक्सप्लेन किया जाता था। और वहीं पर दूसरी जो धारणा थी वह यह थी कि जो अच्छी आत्मा होती है, अगर वह किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इससे व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण, विशेष विशेषताएं, विशेष आशीर्वाद ईश्वर का मिलता है, जिससे वह विशेष मानव बनता है या एक उसकी अलग पहचान होती है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर तमाम तरह के मनोवैज्ञानिक विकृतियों के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसके अंदर बुरी आत्मा का प्रवेश करना, और वास्तव में यह ईश्वर का उस व्यक्ति के लिए अभिशाप है, दंड है, इसलिए उसके अंदर उसके कर्मों का, दुष्कर्मों का फल है, जिसके वजह से उसे इस तरह के विकृतियों का, समस्याओं का जो समस्याएं उसके अंदर उत्पन्न हुई हैं। जबकि किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा होना उसके लिए ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है, जिससे कि वह कुछ विशेष काम कर पा रहा है, विशेष अपनी पहचान बना पा रहा है। तो इस हिसाब से मनोवैज्ञानिक विकृतियों को समझाने का प्रयास एंशिएंट टाइम में अलग अलग धारणाओं के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर पूरे विश्व स्तर पर समझाने की कोशिश अलग अलग विद्वानों के द्वारा की गई थी। और यही कारण है कि जिन लोगों में मनोवैज्ञानिक विकृतियां उत्पन्न हुई, उन लोगों को ठीक करने के लिए या उन लोगों का उपचार करने के लिए इसी अभिधारणा पर आधारित उपचार की विधियों को भी सर्वमान्य तरीके से लागू किया गया। यानी इसके लिए दो विधियों को निजात किया गया था, दो विधियों को महत्वपूर्ण माना गया था, जिसमें पहली विधि थी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुरी आत्मा प्रविष्ट कर गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर तमाम तरह की विकृतियां हैं, समस्याएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, या जादू टोना कर सकते हैं, या झाड़ फूंक कर सकते हैं, या बहुत शोरगुल का माहौल बना सकते हैं, या उसे तमाम तरह का पनिशमेंट, चाहे उसे मारना पीटना हो या खाना न देना हो, अंधेरे बंद कमरे में बंद करके रखना हो, तमाम तरह की यातनाएं देने से उसके अंदर की मनोवैज्ञानिक विकृतियां ठीक हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पहली विधि में हम उस व्यक्ति के अंदर से बुरी आत्मा को बाहर निकालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसे इस तरह की यातनाओं को देना पड़ेगा, और यातनाओं को, पनिशमेंट को देने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क था वह यह था कि हम उस व्यक्ति को यातना या पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, सजा नहीं दे रहे हैं, दंड नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके शरीर में घुसी हुई आत्मा को भगाने के लिए उसको हम तरह तरह के दंड दे रहे हैं, तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ लोगों का यह मानना था कि इस तरह की चीज़ें करने से व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसके अंदर की जो बुरी आत्मा होती है उसके शरीर को छोड़ करके भाग जाती है और व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये तमाम तरह की बातें
निश्चित रूप से आपको सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उस समय की स्थिति आप समझ सकते हैं और यहीं से साइकोपैथोलॉजी की शुरुआत होती है। और दूसरी जो विधि थी, जो बुरी आत्मा को किसी व्यक्ति के शरीर से बाहर निकाल करके ठीक करने के कारण उपचार की जो दूसरी विधि थी, वह यह मान्यता पर टिकी थी कि ऐसे व्यक्ति के दिमाग में, सिर में, खोपड़ी में नुकीले पत्थरों से छेद किया जाता था। और इसके पीछे तर्क ये था कि नुकीले पत्थरों से अगर किसी व्यक्ति के खोपड़ी में छेद किया जाए तो उससे बुरी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे कि व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये तमाम तरह की चीजें उस समय कई वर्षों तक लोगों के बीच में ये धारणाएं विद्यमान थी, लोग इसे मानते थे। यह बात अलग है कि जैसे जैसे हम प्राचीन समय से आगे की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे सच्चाई हमारे सामने आती गई, लोगों ने स्वीकार किया और धीरे 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 जो जागरूकता है, अवेयरनेस है लोगों में, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन शुरुआत इसकी यहीं से होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं इस एंशिएंट टाइम से लेकर के जो पहला ड्यूरेशन में बात कर रहा था, एंशिएंट टाइम से लेकर के 1800 एडी तक के बीच में, इसमें कुछ लोगों ने वैश्विक स्तर पर अपना योगदान दिया और साइकोपैथोलॉजी के इतिहास को और मजबूत बनाने की कोशिश की। ऐसे लोगों के योगदान को साइकोपैथोलॉजी में कभी नकारा नहीं जा सकता। और इसमें सबसे पहला योगदान आता है हिप्पोक्रेट्स का। और हिप्पोक्रेट्स का जो ड्यूरेशन है यह 460 से लेकर के 357 बीसी के बीच आता है। और मैं आपको बता दूं कि हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन थे और इन्होंने साइकोपैथोलॉजी के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। और उसके साथ ही साथ पहला जो क्रांतिकारी विचार हिप्पोक्रेट्स के द्वारा आया था, और इन्होंने कहा था कि मानसिक रोगों का कारण बुरी आत्मा नहीं होती है, बल्कि स्वाभाविक कुछ कारण होते हैं, कुछ नेचुरल जेन्युइन कारण होते हैं, जिनके वजह से व्यक्ति के अंदर मनोवैज्ञानिक विकृतियां अलग अलग तरह की होती हैं। यह नहीं है कि उनके अंदर बुरी आत्मा घुस जाती है, पनिष्ट करती है, इसलिए उन्हें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और इसीलिए इन्होंने ब्रेन पैथोलॉजी की भी बात कही थी, ब्रेन पैथोलॉजी का कंसेप्ट लेकर के आए। और इन्होंने मानसिक बीमारी को कई तरह के मैनिया, मेलनकोलिया एंड ब्रेन फीवर को जैसे कारकों को इसके लिए महत्वपूर्ण माना था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी महत्वपूर्ण माना था, अलग अलग तरह के मनोवैज्ञानिक विकृतियों के होने के लिए। इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स के कारण के रूप में इम्बैलेंस ऑफ बाइल, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड ब्लड जो फ्लेम होता है, ये चार चीजों के बीच में असंतुलन की जो स्थिति होती है, यह व्यक्ति के अंदर तमाम तरह की असामान्यता उत्पन्न कर देती है, बीमारियां उत्पन्न कर देती है। इस तरीके से भी इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया था। और साथ ही साथ एक बड़ी बात मैं हिप्पोक्रेट्स के बारे में बता दूं कि इन्होंने मानवीय देखभाल की आवश्यकता पर भी जोर दिया था, जो उस समय ऐसे रोगियों के प्रति लोगों का जो परसेप्शन था, समझ था, वह बिल्कुल अलग था। तो इन्होंने उस समय मानवीय देखभाल के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को, रोगियों को समझने की वकालत की थी। और निश्चित रूप से यह एक काबिले तारीफ योगदान हिप्पोक्रेट्स का माना जा सकता है, क्योंकि उस समय जब पूरी दुनिया में मानसिक विकृतियों के सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत, बोलने की हिम्मत पूरी दुनिया में नहीं थी, उस समय उनका ये कहना कि इसका कोई जेन्युइन कारण होता है, अलग अलग तरह के कारकों के कारण इस तरह की समस्याएं होती हैं, बुरी आत्मा के शरीर में प्रवेश करने से नहीं होता है, और मानवीयता के साथ ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। यह वास्तव में इस तरह की बातों को
लाना कहना, जहाँ पर पूरी दुनिया एक दूसरे तरह के चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व थी, वहाँ पर ऐसी बात को कहना निश्चित रूप से एक हिम्मत का काम था, एक नए तरह के दृष्टिकोण को पेश करने का था। इसलिए इनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ अगर हम दूसरे एक विद्वान की बात करें, इस पीरियड में आते हैं, जिनका नाम है प्लेटो, और प्लेटो का ड्यूरेशन है 429 से लेकर के 347 बीसी के बीच। यह भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे और इन्होंने भी ऐसे रोगियों के मानवीय देखभाल को महत्वपूर्ण माना था। साथ ही साथ ह्यूमन बिहेवियर को भी ठीक तरीके से समझने की वकालत की थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मानव व्यवहार का निर्धारण, व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण फिजियोलॉजिकल नीड्स के आधार पर होता है, न कि इस तरह की जो किंवदंतियां थी या लोगों की धारणाएं थी उसकी वजह से होता है। साथ ही साथ इन्होंने इन्वायरमेंटल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को भी व्यक्ति के विकृतियों के लिए, समस्याओं के लिए जिम्मेदार माना था, और इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर उस समय भी इन्होंने इस फैक्टर पर भी बात कही थी। और साथ ही साथ यह अलग बात है कि इन्होंने इतने अलग अलग तरह के मुद्दों या कारकों की बात करने के बावजूद भी पूरी तरह से दैवीय शक्तियों को, दैवीय कारकों को मनोवैज्ञानिक विकृतियों से अलग नहीं किया। यानी ये पूरी तरीके से इसको अस्वीकार नहीं कर पाए, अंदर अंदर ये मानते थे कि दैवी शक्तियां होती हैं, उसके बावजूद भी कुछ नई तरह के धारणाओं को लेकर के बीच में आए। इसके बाद तीसरे विद्वान जिसकी बात निश्चित रूप से साइकोपैथोलॉजी में करनी चाहिए, जिसका नाम है सिसेरो, और सिसेरो आते हैं 106 से लेकर के 43 बीसी के बीच में, और यह एक रोम के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और इन्होंने शारीरिक रोगों का कारण इमोशनल फैक्टर्स को माना था। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था, एक बहुत बड़ी चीज थी, योगदान थी, जिससे कि हम मनोवैज्ञानिक विकृतियों को एक अलग कारक के आधार पर भी समझ सकते हैं। इसके बाद जो योगदान आता है वह गैलन का आता है, और गैलन 130 से लेकर के 200 एडी के बीच में इनके कंट्रीब्यूशन को हम नोट कर सकते हैं। और यह भी ग्रीक फिजिशियन थे, मशहूर ग्रीक फिजिशियन थे, और इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स के कारण के रूप में दो पहलुओं को महत्वपूर्ण माना था, जिसे मेंटल कॉजेस और फिजिकल कॉजेस के रूप में जाना जाता है। यानी इन्होंने मानसिक विकृतियों के कारण के आधार पर कहा था कि कुछ मानसिक कारण होते हैं, कुछ मानसिक साइकोपैथोलॉजी यानी मनोविकृतियों के कुछ मानसिक कारण भी होते हैं, कुछ शारीरिक कारण भी होते हैं, और इन्हीं की वजह से साइकोपैथोलॉजी यानी अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ों को निश्चित रूप से मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 200 से लेकर के 500 एडी का जो समय था, यह निश्चित रूप से एबनॉर्मल साइकोलॉजी के लिए डार्क एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गैलन की जब मृत्यु होती है, गैलन जो ये सारे कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, गैलन की मृत्यु के बाद फिर से वही पुरानी जो परंपरा है वो जोर पकड़ लेती है, और लोग फिर से वही उसी बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा की तरफ लौटने लगते हैं, बुरी आत्मा की तरफ लौटने लगते हैं। जहां पर थोड़ी सी एक आशा की किरण जगी थी, नए तरीके से साइकोपैथोलॉजी की समझने की शुरुआत हुई थी, गैलन के मृत्यु के बाद फिर से उसी बुरी आत्मा पर लोग लौटने लगे थे। इसीलिए 200 से 500 एडी के बीच का जो कालखंड है, इसे डार्क एज के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मिडिल एज यानी 500 से लेके 1500 एडी के बीच का जो समय है, इससे पहले यानी मिडिल एज से पहले एविसेना जो 980 से लेकर के 1037 एडी के बीच में आते हैं, एविसेना ने मानवीय उपचार को बढ़ावा दिया। इन्होंने मानवीय
मानवीयता के साथ ऐसे व्यक्तियों के उपचार को महत्वपूर्ण माना था। और साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉपुलर बुक इनकी थी, जिसका नाम था द कैनन ऑफ मेडिसिन। द कैनन ऑफ मेडिसिन एविसिन्ना ने लिखा था। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक थी और इसमें इन्होंने हिस्टेरिया, एपिलेप्सी, मैनिया जैसे चीज़ों का वर्णन किया था, जिससे कि लोगों को इस तरह के कंसेप्ट से परिचित कराया जा सके। और इसीलिए इन्हें प्रिंस ऑफ फिजिशियन के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी मिडिल एज की बात की थी। मिडिल एज यानी 500 से लेकर 1500 एडी। और इस मिडिल एज में दो तरह की धारणाएं बहुत तेजी से विकसित हो रही थी। एक तो एबनॉर्मलिटी यानी असामान्यता का जो कारण था, असमानता के लिए दो तरह की धारणाओं में जो पहली धारणा जो महत्वपूर्ण धारणा थी, इसे मास मैडनेस के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो धारणा थी, इसे लिकैंथ्रोपी के नाम से जाना जाता है। आइए अब समझते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या था जो मिडिल एज में बहुत ही प्रभावी रहा। और मास मैडनेस का मतलब ये होता है कि किसी तरह की विकृति से ज्यादा लोगों का एक साथ प्रभावित हो जाना ही मास मैडनेस का उदाहरण है। और इसको हिंदी में सामूहिक पागलपन के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक साथ एक से अधिक बहुत ज्यादा संख्या में अधिक से अधिक लोगों का एक जैसा या असंगत व्यवहार करना, इस तरह का एक नया एबनॉर्मलिटी, असामान्यता देखने को मिला। और ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगा और वहाँ से भी और देशों में फैलने लगा, जो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय था, एक नए तरह की चीज़। हालांकि मास मैडनेस आज के समय में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार बिना सोचे समझे भी हम कई तरह की चीज़ों को करने लगते हैं, उसके पीछे जरा सा भी तर्क नहीं लगाते। अभी आप कई तरह की चीज़ों, धर्म के नाम पर और तमाम तरह की चीज़ों के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर, कास्ट के नाम पर, कई बार रिलीजन के नाम पर कई बार हम अपना विवेक खो देते हैं और उस तरह के व्यवहार में, असंगत व्यवहार में या उस तरह की चीज़ों में हम घुल मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को मास मैडनेस का नाम दिया गया था और वो चीज़ें निश्चित रूप से उस समय एक बहुत प्रभावी रहा। और लिकैंथ्रोपी की बात करें तो यह एक ऐसा असामान्यता से संबंधित लक्षण था जहां पर रोगी अपने आप को भेड़िया समझकर या कोई अन्य जानवर समझ करके उसी के जैसा व्यवहार करता था। यानी व्यक्ति का अपने आप को भेड़िया समझ करके या कोई और जानवर समझ करके उसी के जैसा हूबहू विचित्र तरह का व्यवहार करना ही, जानवरों के जैसा व्यवहार करना ही लिकैंथ्रोपी जैसी असामान्यता का लक्षण था, जो केस था। इस तरह की चीजें देखी जाती थी। और निश्चित रूप से ये जो दो चीजें थी वह उस समय की एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में देखने को मिली थी। और एक चीज मैं निश्चित रूप से यहां पर आपको बता दूं कि 15th सेंचुरी के आसपास जो लोगों को ठीक करने के लिए कठोर यातनाएं दी जाती थी, और इस दौरान यानी 15th सेंचुरी में भी लोगों को ठीक करने के लिए कठोर यातनाएं देने के पीछे तर्क फिर वही पुराना था कि उनके अंदर जो बुरी आत्मा का प्रवेश हुआ है वो निश्चित रूप से बाहर निकलने से वो ठीक होगा। और उस समय जितने भी पादरी थे, जितने भी पुजारी थे, उन लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को सजा देने के लिए एक मैनुअल भी बनाया था। यानी सजा भी, उस समय में ऐसे व्यक्तियों को सजा देने के लिए मैनुअल का निर्माण किया गया था पादरियों और पुजारियों के द्वारा, जिस मैनुअल का नाम था द विचेस हैमर।
और इस द विचेस हैमर नामक मैनुअल में ऐसे व्यक्तियों को सजा देने का एक विस्तृत प्राविधान था, एक लिखित मैनुअल बनाया गया था, नियमावली बनाई गई थी, जिसके आधार पर सजा देने के लिए उसमें वर्णन किया गया था। और इस पीरियड में, यानी 15th सेंचुरी की जो बात मैं कर रहा हूं, इस पीरियड में तर्क एवं वैज्ञानिकता को, लॉजिक एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को बिल्कुल ताक पर रख करके पादरियों ने, पुजारियों ने लोगों के साथ, खास तौर से रोगियों के साथ बहुत अत्याचार किया था, क्योंकि तमाम तरह की यातनाएं उनको ठीक करने के लिए दी जाती थी। ये एक बार फिर से यह स्थिति खराब हुई और 16th सेंचुरी के आरंभ में लोगों ने सामूहिक रूप से इस तरह के कुप्रथा के लिए, अत्याचार के लिए पादरियों और पुजारियों के खिलाफ आवाज उठाई। और यही कारण है कि लोगों ने यह कहा था कि यह एक बीमारी है, न कि कोई अलग तरह की चीज है जिसके उपचार के लिए यातनाएं दी जाए, बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण को अपना करके ही ठीक किया जा सकता है। और इस दौरान 16th अगर सेंचुरी की बात करें तो इस दौरान भी कई मनोवैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज टाइम की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें टाइम कितना लगेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। निश्चित रूप से सारी इतिहास को समझने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। और मैं बात कर रहा था इस ड्यूरेशन में कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों की, तो निश्चित रूप से एक नाम आता है जिसका नाम, जो पैरासेल्सस ने जो कंट्रीब्यूशन दिया 1490 से लेकर 1541 के बीच, इनका 1541 एडी के बीच इनका ड्यूरेशन है। और यह स्विस फिजिशियन थे और इन्होंने भी साइकोपैथोलॉजी के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह डांसिंग मैनिया नामक जो मानसिक बीमारी थी, इसके ऊपर इन्होंने एक बेहतर तरीके से काम किया था और इसका उपचार इन्होंने मानवीय तरीके से होना चाहिए, इसकी वकालत की थी, इसको महत्वपूर्ण माना था। और इसके साथ ही साथ एक बात जरूर आपको समझना चाहिए कि इन्होंने मानवीय तरीके से उपचार को महत्वपूर्ण माना था, के साथ साथ दुख की बात पैरासेल्सस के लिए ये है कि इन्होंने पूरी तरीके से अंधविश्वास को नकारा नहीं था, यानी इनकी भी स्थिति साफ साफ नहीं थी। ये भी अंदर से कहीं ना कहीं अंधविश्वास जैसी चीजों को, झाड़ फूक को, जादू टोना को, अंधविश्वास को, भूत प्रेत को, बुरी आत्मा को पूरी तरीके से नकार नहीं पाए। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1515 से लेकर 1588 एडी के बीच, तो एक नाम आता है जॉन वेयर का। और जॉन वेयर जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे और इन्होंने भी साइकोपैथोलॉजी के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रोगियों को, यानी कैदियों को, जिनको बंद करके जेलों में, मानसिक अस्पतालों में और तरह के जगहों पर बंद करके जो इनको रखा जाता था, इन्होंने ऐसे कैदियों का, मानसिक रोगियों के हालात का गहन अध्ययन किया। किसने? जॉन वेयर ने। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था द डिसेप्शन ऑफ डेमंस। द डिसेप्शन ऑफ डेमंस में इन्होंने ऐसे मानसिक रोगियों के कारण को बुरी आत्मा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक कारकों के आधार पर इसका वर्णन किया था। फिर से समझिएगा, इन्होंने अपनी बुक द डिसेप्शन ऑफ डेमंस में मनोवैज्ञानिक रोगों का जो कारण है वो बुरी आत्मा नहीं होती है, बल्कि इसका कारण मनोवैज्ञानिक होता है। इसका बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बुक में वर्णन किया था। और सही तरीके से अगर इनका उपचार किया जाए, मानवीय मूल्यों के साथ तरीके से इनका उपचार किया जाए, तो ये ठीक हो सकते हैं। और यही इनके लिए निश्चित रूप से
किया जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो उस समय के जो और विद्वान थे अलग अलग देशों में, उन लोगों ने इस तरह के कंसेप्ट को, धारणा को मानने के लिए जॉन वेयर का बहुत मजाक भी उड़ाया था। और पादरियों के द्वारा इनके बुक द डिसेप्शन ऑफ डेमंस पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था कि इनकी बुक अब न छपेगी न इसे कोई खरीदेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक में ये कह दिया है कि मानसिक विकृतियों का कारण बुरी आत्मा नहीं होती है, मनोवैज्ञानिक होता है। इसको लेकर के पादरियों का बहुत बड़ा विरोध था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 1538 से लेकर के 1599 एडी के बीच तो एक नाम आता है रेजिनॉल्ड स्कॉट का। और रेजिनॉल्ड स्कॉट इंग्लैंड के फिजिशियन भी थे, एक ग्रेट फिलोसोफर भी थे। इन्होंने अंधविश्वास का जोरदार तरीके से पर्दाफाश किया और इन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ विच क्राफ्ट में ऐसे ही अंधविश्वास का जम करके पर्दाफाश किया था, विरोध किया था और कहा था कि मानसिक समस्याओं का निराकरण या उनका उपचार मानवीय तरीके से ही किया जा सकता है। अगर व्यक्ति को ठीक करना है तो उसके समस्याओं को समझना होगा और मानवीय मूल्यों के साथ, मानवीयता के साथ इनका उपचार करना होगा। और इनके इस बात से इंग्लैंड के जो तत्कालीन राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था किंग जेम्स फर्स्ट, को यह बात, रेजिनॉल्ड स्कॉट की यह बात बहुत बुरी लगी और इन्होंने इनकी बुक, क्या नाम था बुक का, डिस्कवरी ऑफ विच क्राफ्ट, इस बुक पर प्रतिबंध लगाया। और प्रतिबंध ही नहीं लगवाया बल्कि इनके बुक को सारेआम जलवा दिया, फुकवा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कह दिया था कि जो अंधविश्वास है, जो मानसिक समस्याएं हैं, वह अंधविश्वास से ठीक नहीं होगा। यह मानवीय मूल्यों को अपना करके इनके साथ उपचार करने से ही ठीक होगा। और इन्होंने जो ये बात कही, जिसके लिए मैंने अभी कहा कि जो इंग्लैंड के राजा ने इनकी बुक को प्रतिबंधित कर दिया, जलवा दिया, इसके साथ ही साथ चूंकि सत्य तो सत्य होता है और ये अपनी बात से पीछे हटे नहीं, और धीरे धीरे इस चीज से, इनके इस कॉन्सेप्ट से कहीं न कहीं पादरियों को यह बात समझ में आने लगी कि वास्तव में जो मानवीय मूल्यों की बात कई सारे मनोवैज्ञानिक कर रहे हैं, इसमें कोई न कोई सच्चाई है। और उन्हीं तमाम पादरियों में से एक पादरी निकल के आते हैं जिनका नाम है संत विंसेंट डी पॉल। क्या नाम है? फिर से सुनिएगा। एक पादरी है, तमाम पादरियों के बीच से एक पादरी निकल के आते हैं जिनका नाम है संत विंसेंट डी पॉल ने अपने जान को खतरे में डालकर, अपने जान को खतरे में डालकर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय जितने भी पादरी थे, जितने भी पुजारी थे, वो लोग भी अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे, दंड देने के लिए मैनुअल विकसित के तमाम तरह के। लेकिन उन्हीं पादरियों में से एक पादरी जिसका नाम संत विंसेंट डी पॉल का नाम मैं बता रहा हूं, इन्होंने अपना जान हथेली पर लेकर के इस अंधविश्वास का घोर विरोध किया था। और इन्होंने कहा था कि शारीरिक बीमारी की तरह ही मानसिक बीमारी भी एक रोग होता है और निश्चित रूप से हम मानवीय दृष्टिकोण को अपनाकर ऐसे व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं। और इसी एक व्यक्ति, एक पादरी के साहस के वजह से, उनके इस बगावत के वजह से, एक क्रांतिकारी विचार और समर्थन के वजह से 1550 के आसपास कई सारे चर्च और कई सारे मंदिरों को
मेंटल असाइलम में बदल दिया गया। मतलब क्या है, कई सारे चर्च और मंदिरों को मेंटल असाइलम में, मानसिक चिकित्सालय में बदल करके कई सारे रोगियों को इसमें रखा जाने लगा और यहाँ रख करके मानवीय मूल्यों के साथ इनका उपचार किया जाने लगा। ये एक पादरी के क्रांतिकारी प्रभाव का असर था। और हालांकि मैं यहां पर यह भी नहीं कह सकता कि ऐसे रोगियों के साथ अब मानवीय मूल्यों के आधार पर ही उपचार पूर्ण तरह से किया जाता था। यहां भी स्थिति खराब ही थी, लेकिन एक क्रांतिकारी परिवर्तन लोगों के समझ में आया, लोगों के व्यवहार में आया। हालांकि जानवरों जैसा व्यवहार होना अभी तक बंद नहीं हुआ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और साइकोपैथोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। और पीरियड आता है 1745 से लेकर के 1826 के बीच। और एक नाम आता है फिलिप पिनेल का। फिलिप पिनेल एक फ्रेंच फिजिशियन थे और इनके योगदान को हम साइकोपैथोलॉजी में कभी भूल नहीं सकते। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1792 में इन्हें ला बिसेट्रे, जो मेंटल हॉस्पिटल है पेरिस में, उसका डायरेक्टर बनाया गया था। क्योंकि फिलिप पिनेल ने एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी समर्थन और योगदान साइकोपैथोलॉजी के इतिहास में लेकर के आते हैं। और इनको जब ला बिसेट्रे मेंटल हॉस्पिटल पेरिस का डायरेक्टर पहली बार 1792 में बनाया जाता है, तो इन्होंने सबसे पहला कार्य मानसिक रोगियों को जो लोहे के जंजीरों में बांध करके अस्पतालों में रखा जाता था, सबसे पहले इनको बेड़ियों से, लोहे के जंजीरों से, बेड़ियों से आजाद कराया। साथ ही साथ जब इन्होंने अलग अलग मानसिक चिकित्सालयों में, असाइलम्स में जो रोगी थे जिनको लोहे की जंजीरों से बांध करके रखा जाता था, उनको जब आजाद कराया, तो इनके इस व्यवहार का, इनके इस अप्रोच का, इनके इस पहल का लोगों के द्वारा खुलेआम मजाक उड़ाया गया। और मजाक उड़ाने के बावजूद भी ये हतोत्साहित नहीं हुए, निराश नहीं हुए। और इन्हें ये भी मजाक उड़ाने के साथ साथ फिलिप पिनेल को मानसिक रोगी भी कहा जाने लगा। और लोगों की धारणाएं थी कि ये खुद मानसिक रोगी हैं, इन्हें खुद इलाज की जरूरत है। ये चीजें कह के, कड़वी जो चीज थी, इस तरीके से उनके साथ लोग पेश आए। उसके बाद भी ये निराश नहीं हुए, हतोत्साहित नहीं हुए, हारे नहीं। और इससे इन्होंने जो कैदियों को जो जंजीरों से, बेड़ियों से जो आजाद कराया, इससे रोगियों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ। और रोगियों में सुधार होने के बाद रोगियों का सहयोग इन्हें मिलना शुरू हुआ। और उनकी इस सफलता को देख करके फिलिप पिनेल को एक बार फिर साल्पेट्रियर हॉस्पिटल जो पेरिस में ही है का डायरेक्टर भी इन्हें बनाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहां यह भी जान लेना चाहिए कि पिनेल से प्रभावित होकर उनके शिष्य, जिनका नाम जीन एस्क्विट्रोल था, इन्होंने फ्रांस में 10 अलग अलग मेंटल हॉस्पिटल की स्थापना की, जो इनका ही प्रभाव था। इस तरीके से फ्रांस पूरे विश्व का पहला ऐसा देश बना जहां पर मानवीयता के साथ रोगियों का उपचार किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, इनसे प्रभावित होकर के, यानी जो इनके शिष्य थे जीन एस्क्विट्रोल और फिलिप पिनेल, इन लोगों से प्रभावित होकर के विलियम टर्क ने इंग्लैंड में यॉर्क रिट्रीट नामक हॉस्पिटल की स्थापना की, जहां पर मानवीयता के साथ रोगियों का इलाज किया जाता था। इनके अनुसार, यानी जो फिलिप पिनेल थे, इनके अनुसार
मरीजों की विशेषताओं या उनके कारणों की समझ के बिना हम उन्हें कभी भी ठीक नहीं कर सकते, उनका कभी भी इलाज नहीं कर सकते। और इसलिए इनकी बुक ट्रीटाइस ऑन इंसैनिटी नामक जो उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसमें मॉडर्न साइकेट्री, इसे ही मॉडर्न साइकेट्री का आधार माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने 1798 में फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के आधार पर मनोवैज्ञानिक रोगों के वर्गीकरण की वकालत की, पर इन्होंने काम किया। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें और 1745 से लेकर के 1826 एडी के बीच में अगर हम लोग आए तो एक महत्वपूर्ण नाम आता है फिलिप पिनेल का। और फिलिप पिनेल, इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे फिलिप पिनेल का, और फिलिप पिनेल का जो एक फ्रेंच फिजिशियन थे, इन्होंने फिलिप पिनेल ने के कुछ चीज़ों को निश्चित रूप से अगर हम जानें तो निश्चित रूप से इनका योगदान साइकोपैथोलॉजी में महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। और मानसिक रोगियों के लिए मानवीय देखभाल जैसी चीज़ों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना, और साथ ही साथ मानसिक जो बीमारी है वह किस तरीके से समझाया जाए और इसके प्रकार और इसके इलाज की जानकारी होना निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही